पाखी और वैशाली की पकड़ी गई है चोरी। पिया से मिलने चली चुपके चुपके गांव की गोरी। इस भाग में सुनिए क्या रंग लाएगी सूरज पाखी की ये स्टोरी। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 47वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज मसूरी से अपनी बारात लेकर देहरादून पहुंचता है होटल, और पहुंचते ही पाखी की मेहंदी देखने की फरमाइश करता है। उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए वैशाली प्लान बनाती है और शुरू होता है मिशन झुमकी। अब आगे। वैशाली ने सूरज को रोज देने के बाद झुमकी को पुकारा। झुमकी अपने हाथों में फ्लावर्स की एक बास्केट लिए सामने आई। सूरज को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके पहनावे को देख सूरज ने उसे झुमकी कहकर संबोधित किया। जैसे ही उसने उसके हाथ से बुके लिया, वैसे ही उसकी नजर झुमकी के चेहरे पर पड़ी। पाखी, ओ माय गॉड! उसके सामने झुमकी के गेटअप में पाखी खड़ी थी। उसे देख वह मुस्कुरा रही थी। सूरज का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। वैशाली ने सूरज को धक्का देकर अंदर किया और पाखी को लेकर कमरे में आई। उसने डोर बंद किया। क्यों जीजू, कैसी रही? सूरज ने वैशाली की तारीफ करते हुए कहा, ग्रेट, आप जैसी साली नसीबों से मिलती है। फिर पाखी का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचा। अरे अरे जीजू, ये क्या करते हैं? कुछ तो शर्म कीजिए, अभी लाइसेंस नहीं मिला है आपको, वैशाली ने हड़बड़ाकर कहा। सूरज उसकी बातों को सुनता पाखी के हाथों की मेहंदी देखने लगा। फिर उसने पाखी को बेड पर बिठाया और वैशाली से कहा, लाइसेंस तो कब का मिल चुका है साली जी, पर अब तक लिफाफा नहीं खोला हमने, और ये लिफाफा तब खुलेगा जब हमारे 7 फेरे हो जाएंगे। पाखी ने वैशाली को अपने पास बिठाया तो सूरज बोला, लगता है दोनों सखियों का यही महफिल जमाने का इरादा है। जीजू, वैसे ये तो बताइए कि हमारी झुमकी कैसी लग रही है? वैशाली ने पूछा। एकदम गांव की गोरी, सूरज बोला। पाखी को बिल्कुल डिफरेंट सा फील हो रहा था। झुमकी के नीले हरे घाघरे और ओढ़नी में 2 चुटिया बनाए वह किसी कार्टून से कम नहीं लग रही थी। सूरज ने दोनों की तस्वीरें उतारी। पाखी के मना करते तक भी वह कई फोटो लेता रहा। प्रीतम बगल वाले रूम में है, सूरज बोला। तो मैं उनसे मिलने जाऊं? यही कहना चाहते हैं ना जीजू? वैशाली ने पूछा। आप तो बड़ी इंटेलिजेंट हैं, सूरज ने कहा। वैशाली उसका इशारा समझ बाहर चली गई और प्रीतम के कमरे में जा पहुंची। सूरज ने पाखी को अपने नजदीक किया और उसके हाथों की मेहंदी पर अपने नाम का अक्षर देख दोनों हथेलियों को चूम लिया। पाखी आकंठ उसके प्यार में डूब गई। दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक थे। प्यार दोनों के दरमियान सागर की लहरों की तरह उफान पर था। जानती हो, तुम्हें देखने के लिए कितना तरसा हूं इन दिनों। सूरज उसके गालों और उसकी चोटियों को छू रहा था। मैंने भी तो कितना मिस किया आपको, पाखी शर्माते हुए बोली। तुम्हारे गालों पर मेहंदी का रंग छिड़ा है या मेरे प्यार का? सूरज ने दोबारा उसकी हथेलियों को चूमा। पाखी ने सुस्कारी भरी तो सूरज मुस्कुराया। बोलो ना। शायद आपके प्यार का, पाखी ने धीरे से कहा। मेहंदी तो खूब रची है, पर उतर जाएगी कुछ दिनों में, मगर आज के बाद मेरे प्यार का रंग तुम्हारे गालों से, तुम्हारे हाथों से और तुम्हारे दिल से कभी भी उतरने नहीं दूंगा। सूरज ने उसके गालों पर 2 चुंबन रख दिए। दोनों के बीच यह प्रथम प्रणय प्रतीक था। पाखी दूर हटी। वैशाली आ जाएगी, जानता हूँ, पर यह जरूरी था, सूरज ने कहा।
पाखी ने सूरज के हाथों की मेहंदी देखी। ये किसने लगाई? कितनी सुंदर है। पहले रिटर्न गिफ्ट दो, सूरज ने डिमांड की। प्यार का एहसास कितना मधुर और कितना मदहोश कर देने वाला होता है, यह उस दिन सिर्फ पाखी को नहीं, सूरज को भी महसूस हुआ अपनी हथेलियों पर। सूरज ने डोर खोल प्रीतम को पुकारा। प्रीतम और वैशाली तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। सूरज ने प्रभात और रोज को भी बुलाया। सबका हो हल्ला सुन काकी काका भी चले आए। क्या हुआ? सबकी नजर वहां पाखी पर केंद्रित हो गई। क्या कर रहे हैं जीजू? वैशाली ने उसे रोका। इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं अपनी वाइफ का सबसे। काकी, काका, प्रभात एंड रोज, ये है मिसेस सूरज प्रताप सिंह। पाखी सबको अचानक आया देख घबराते हुए खड़ी हो गई। ओढ़नी को उसने सर पर रख लिया। अब तो वह और भी कार्टून लग रही थी। काकी काका उसके पास आए तो वह उनके पैर छूने के लिए झुकी। काकी ने उसे ऐसा करने से रोका और उसे अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी थी। पाखी का हृदय भी भीगने लगा। इस दृश्य को देख प्रीतम और वैशाली भी सेंटी हो गए। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो, लंबी उमरिया हो तुम दोनों की। जैसे कितने ही आशीर्वाद दोनों ने पाखी और सूरज को दे डाले। रोजी को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये देहाती लड़की मिसेस सूरज प्रताप सिंह कैसे हो सकती है। प्रभात उसे देख मुस्कुरा रहा था। तभी सूरज ने कहा, पाखी ये प्रभात है, तुम्हारा देवर, और ये है रोज। तुम पूछ रही थी ना कि मेहंदी किसने लगाई है? यही है वो मेहंदी डिजाइनर। हाय मैम, ग्लैड टू मीट यू, रोजी ने कहा तो पाखी ने नासमझने जैसे एक्सप्रेशन दिए। वैशाली और सूरज दोनों उसके इस अदा पर हंसने लगे। वैशाली कलाई में बंधी घड़ी देख रही थी। जीजू, अब ये मिलन समारोह हो गया हो तो हम जाएं? सूरज ने बेमन से उसे बाय किया। सबको बाय कर वैशाली अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी, मगर पाखी की मंजिल पीछे छूट रही थी और वह मुड़ मुड़ कर उसी तरफ देख रही थी जहां सूरज उसे जाता हुआ देख रहा था। क्यों, कैसी लगी सूरज बाबू की पसंद? प्रभात ने रोजी से पूछा। स्वीट एंड चार्मिंग, रोजी ने कहा। तो शर्त किसने जीती? प्रभात ने पूछा। अब वो चारों लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। किस बात की शर्त? प्रीतम और सूरज दोनों ने एक साथ पूछा। वो सूरज सर, मेरे और प्रभात के बीच शर्त लगी थी मैडम को लेकर। ये कहता था कि वह सीधी सादी होंगी और मैं कह रही थी कि वो मॉडर्न और स्टाइलिश होंगी। सूरज हंसने लगा। तो क्या पाया तुम लोगों ने? कैसी है मेरी चॉइस, गांव की गोरी या शहर की छोरी? वो जैसी भी है मगर बड़ी प्यारी है, आपकी तरह, प्रभात ने कहा। यस सूरज सर, आई लाइक हर इनोसेंस, रोजी ने कहा। तो फिर पार्टी मिलेगी हम सबको रोजी की तरफ से, बैचलर पार्टी, प्रीतम उछलते हुए बोला। वो सब ऊपर कमरे के पास पहुंच गए थे। तो फिर तू तो आ नहीं सकता पार्टी में, सो सैड, बेचारा हमारा हीरो। प्रीतम तो जोश में भूल ही गया था कि वो शादीशुदा है। सूरज का कमेंट सुन उसे प्रीतों की याद आई। नहीं नहीं, ओनली पार्टी, नो बैचलर। सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए और पाखी और वैशाली भवन के पास पहुंची। तब तक सूरज सिर पे चढ़ाया था। और कई लोग इधर उधर घूम रहे थे। वैशाली ने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, मगर अब वो दोनों बुरी तरह फंस चुकी थी। मौसी गाड़ी देख और नजदीक आई और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगी।
वैशाली के दिमाग में फिर कोई नया प्लान बन रहा था। दोनों गाड़ी से बाहर आई। मौसी की नजर जैसे ही पाखी पर पड़ी, वह डपटते हुए बोली, अरे कहाँ गई थी दुल्हन को लेकर, और ये क्या नया स्वांग रचा रखा है बिटिया? वैशाली ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे अरे मौसी, क्या लग रही हो, एकदम हीरोइन टाइप। मौसी उसकी यह बात सुन एकदम खुश हो गई और बोली, मैं तो अपनी बहुओं से भी ज्यादा जवान लगती हूँ। और तू क्या कहीं गई थी? उन्होंने पूछा। हाँ मौसी, नहीं नहीं मौसी। ये क्या हाँ नहीं लगा रखा है? मौसी ने उसे डपटते हुए पूछा। एक राज की बात बताऊं मौसी? हाँ तुम तो समझ जाओगी, तुम नए जमाने की जो ठहरी। वैशाली ने मक्खन लगाते हुए मौसी से कहा। बोल बिटिया, क्या है? वो जीजू है ना, वो पाखी से मिलना चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि मौसी से पूछ लेते हैं। मगर जब मैं तुम्हारे कमरे में पूछने के लिए गई ना, तब तुम सोई हुई थी, इसलिए जगाया नहीं। मैंने ठीक किया ना मौसी? हाँ बिटिया, बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी ये बुढ़ापा मरा कहाँ सोने देता है, सुबह ही तो जाकर आंख झपकती है मेरी। और फिर जवाई बाबू की इच्छा का मान तो रखना ही पड़ेगा ना, मौसी ने कहा। तो फिर हम जाएं मौसी अंदर? तुम किसी को बताओगी तो नहीं? वैशाली फुसफुसाई। मौसी ने सहमति दी। अरे मैं क्यों बताने लगी, और फिर तू मेरे पांव दबाने अहमदाबाद आ ही रही है। वैशाली ने झूठ मूठ शर्माने का नाटक किया। क्या मौसी, तुम भी ना? कब आ रहे हैं हमारे दामाद अहमदाबाद से? मौसी ने हरीश के बारे में इंक्वायरी की। आज शाम को संगीत से पहले पहुंच जाएंगे मौसी, वैशाली ने सूचित किया। दोनों सहेलियां धड़ाधड़ अपने कमरे में आई और बोली, जय मौसी जी की। झुमकी, जो अब तक कंबल के अंदर सांस रोके उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, कंबल फीक फाक तेज तेज सांस लेने लगी और उन दोनों को देख अजीब अजीब सा रिएक्शन देने लगी। तो फ्रेंड्स, ये था मिशन झुमकी अध्याय, और आशा है आपको पसंद आया होगा। अब आप कीजिए हमारी ओर से निमंत्रण स्वीकार सूरज और पाखी के संगीत समारोह का। और आप अकेले नहीं, बल्कि सब परिवार आमंत्रित है इस संगीत उत्सव में, जो अगले भाग में होने वाला है। तो बने रहिए हमारे चैनल यानी कनेक्टिंग ड्रीम्स पर, जो दे सपनों को पंख।